Students, today we will study law of chemical combination. Law of chemical combination 11th क्लास में पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है और आपका 9th क्लास में भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। इनको बड़े ध्यान से समझिए। बड़े कम समय में हम ये वीडियो में आपको बताएंगे कि ये कैसे समझा जाए, क्योंकि जनरली क्या है इसके ऊपर लोग जो काफ़ी स्टडी करते हैं, लेकिन इतना स्टडी करने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही सिंपल लॉ है, इनको बड़े ध्यान से समझिए। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको पता है कि जैसे एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सेम चीज़ यहाँ पर है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी इसे हम हिंदी में कहें तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोला जाता है। जैसे ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती ना तो उसका विनाश कर सकते हैं, सेम थिंग उसी पैटर्न पे आधारित है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट माने अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद की कुल द्रव्यमान दोनों का मास बराबर हो। देखो, जब फिजिकल और केमिकल चेंजिंग होती है, जब किसी भी रिएक्शन में फिजिकल और केमिकल चेंजिंग होती है तो उस दौरान रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों बराबर होना चाहिए, तब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। एग्जांपल के तौर पे देखिए, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। आपको पता है जब आप 10th क्लास में थे तब आपने पढ़ा था कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन होती तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। अब क्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते थे तो AgCl का इस पर +1 चार्ज होता था, -1 इस पर, तो इसमें क्या होता है प्लस माइनस को लेगा तो AgCl बनेगा और AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट आता था सिल्वर क्लोराइड का, तो सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट आता था और सोडियम नाइट्रेट बनता था। देखिए, ये इधर है सिल्वर नाइट्रेट, इधर है सोडियम क्लोराइड। ये देखो लॉक लगाए, लॉक खोल दिया, दोनों मिला दिए, कोई चीज़ कहीं बाहर तो गई नहीं है। तो जो मास पहले था वही मास रिएक्शन के बाद हो जाएगा। जब ये बंद था तो ये दोनों रिएक्टेंट अलग थे, सेपरेट थे। जब ये लॉक खोल दिया तो दोनों मिल गए, एक प्रोडक्ट बन गया, प्रेसिपिटेट आ गया AgCl का। तो यहाँ पर रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का मास 170 और 58.5 दोनों को ऐड कर दीजिए। देखो भाई, ये मोलर मास है। मोलर मास या आयनिक मास जो निकालेंगे, फार्मूला मास निकालेंगे, वो इनका एटॉमिक मास जोड़ देते हैं। AgNO3 का 170, सोडियम क्लोराइड का 58.5, दोनों जोड़ दीजिए 228.5 आया। ओके, और मोलर मास का यूनिट ये सामने देखिए ग्राम पर मोल होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों का मास जोड़ दिया, इतना आया। अब यहाँ बना क्या प्रोडक्ट, AgCl सोडियम नाइट्रेट। तो भाई इन दोनों को जोड़ो तो ये भी आ गया 228.5। तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के जब बराबर होता है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करता है। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट to say that this is a law of conservation of mass? You can say that the mass of reactant equal to the mass of product, यानी भाई एरो से पहले का जो भी चीज़ें उनका कुल मास, एरो के बाद जो भी बनेगा उसका कुल मास, दोनों का मास बराबर होना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड, गॉट इट। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है, ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज कांस्टेंट रेशियो विद रिस्पेक्ट टू इट्स एलिमेंट। भाई ऐसा है, कोई भी कंपाउंड होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें उनका रेशियो फिक्स होता है, चाहे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चाहे मास के अकॉर्डिंग। जैसे वाटर है, वाटर मीन्स H2O। पानी हम चाहे झील से लाएं, लेक से लाएं, बेल से लाएं या सी से लाएं या रिवर से लाएं। भाई नदी से पानी लेके आओ, झरनों से पानी लेके आओ, समुद्र से पानी लेके आओ, कहीं से भी ले आइए, वाटर का फार्मूला H2O होता है। वाटर का फार्मूला H2O होता है और H2O पानी कहीं से भी लाओ, फार्मूला H2O रहेगा। और उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है, देखिए वॉल्यूम के अकॉर्डिंग 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग हाइड्रोजन, 2 पार्ट्स हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑक्सीजन। तो इसमें बाई वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 है, यानी बाई वॉल्यूम देखेंगे। देखो, वाटर इज मेड अप बाई 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो दिस इज ऑलवेज यू कैन से फिक्स्ड। पानी कहीं से भी लाओ, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। बात करते हैं बाई वेट की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वाटर में H2O में मास देखिए, इसका मोलर मास जैसे निकालते हैं तो 2 × 1, एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, 2:16 तो 1:8 आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं वाटर में
हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2:16 या 1:8, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन को 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो ये बाय वेट क्या है, फिक्स है। तो क्यों फिक्स है, कंपाउंड है। और आपको पता है जितने भी कंपाउंड या यौगिक होते हैं उनमें जो भी तत्व या एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। तो मैंने ये भी कहा था लॉ ऑफ कांस्टेंट में, तो ये कांस्टेंट ही तो है। वॉल्यूम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देखो वाटर कहीं से भी लिया उसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात है, रेशियो है, वो ऑलवेज फिक्स रहेगा, चाहे बाई वॉल्यूम हो तो चाहे बाई वेट हो। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करते हैं, वो भी समझ लीजिए। इस लॉ में समझने के लिए अगर आप ध्यान से समझें तो सबसे छोटा एग्जाम्पल पहले लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक बड़ा एग्जाम्पल लिख दिया है, वो भी बताएंगे। जैसे कार्बन ऑक्सीजन गैस, सबको पता है कार्बन ऑक्सीजन गैस कंबस्शन होता है। जब कंप्लीट कंबस्शन होगा तो CO2 गैस बनेगी, जो इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। तो जब CO और CO2 गैस बनती हैं तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 12:16 और 12:16 दूनी 32, 16 2 जा 32। तो कार्बन की अमाउंट फिक्स है, लेकिन इसमें कौन सा रेशियो है, देखो 16 बन जा 16, 16 2 जा 32। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि कांस्टेंट जो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन था ये मल्टीपल प्रोपोर्शन है। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है, जब दो एलिमेंट जैसे कार्बन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो CO और CO2 बना रहे हैं, उनमें कार्बन ऑक्सीजन का जो रेशियो है उसमें एक चीज़ देखो, जब दो एलिमेंट में जब एक एलिमेंट की फिक्स अमाउंट के साथ रिएक्शन हो रही है, तो जो कार्बन इसमें क्या है, कार्बन इसमें 12 ग्राम है, देखो दोनों में 12 ग्राम 12 ग्राम, बट ऑक्सीजन में इसमें 16 ग्राम है, इसमें 32 ग्राम है, 16 ग्राम 32। तो इसमें मल्टीपल रेशियो है, देखो ना 16 बन जा 16, 16 2 जा 32। एक चीज़ फिक्स कर दो, दूसरे में क्या होगा, मल्टीपल रेशियो होगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ मल्टीपल कंपोजिशन। जैसे यहाँ था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जैसे वाटर वाला एग्जाम्पल था, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कह सकते हो। क्लियर हो गया। अब मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड्स बना रहे दो से अधिक। जैसे पहला बन गया ये नाइट्रस ऑक्साइड, N2O को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और NO को कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, इतने तरह के ऑक्साइड बनाए हैं नाइट्रोजन ने। तो अब नाइट्रोजन में देखो भाई, यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 हैं, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, हर जगह 2-2 नाइट्रोजन है। ओके, तो अगर आप दिमाग दौड़ाओ, हर जगह 2-2 है तो यहाँ पर कितना है, तुलना करने के लिए हर जगह नाइट्रोजन की अमाउंट कितनी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। हर जगह नाइट्रोजन देखिए बराबर है, कितना 28 28 28 28, बट बीच में नाइट्रोजन 1 है। तो अब हम कंपेयर करेंगे तो नाइट्रोजन 2 चाहिए, इसलिए भाई नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। लो अब तो समझ गए होगे आप, N2O2 कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, वैसे होता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड, मैंने लिख दिया। अब बताइए, अब नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, 14 2 जा 28, तो 28, अब भी ये भी 28 हो गया, और 16 2 जा 32 कर दिया। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन, हर जगह 28 ग्राम नाइट्रोजन है, बट ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन में यहाँ 16 ग्राम, यहाँ 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी 16 ग्राम 32 ग्राम, 48 ग्राम, 16 4 जा 64 ग्राम, 16 5 जा 80 ग्राम। तो कहीं ना कहीं अगर जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक एलिमेंट के अमाउंट फिक्स है, देखिए फिक्स है, लेकिन दूसरे में एक मल्टीपल रेशियो है। देखिए ध्यान से देखो, यहाँ 28 ग्राम नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन में रेशियो क्या है, 16 बन जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80। तो ऑक्सीजन का रेशियो क्या निकल रहा, 1:2:3:4:5, जो कि एक सिंपल रेशियो है। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। इसमें नेक्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपके हमने 5 लॉ हैं। पहला लॉ पढ़ा दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब बताने जा रहे हैं फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन।
कई स्टूडेंट इस लॉ को समझने में मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी इनकी डेफिनेशन लिखी, बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखी हैं और इन डेफिनेशन का कोई काम नहीं है, आपको लॉ को समझना चाहिए। मैं आपसे कहूँ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन बनाइए, अरे तो इसमें ये कहेंगे जब दो एलिमेंट रिएक्शन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाएंगे तो एक एलिमेंट के अमाउंट फिक्स करते हुए दूसरे एलिमेंट में एक मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है, एक सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। आप जैसा समझते हो वैसे ही बनाना सीखिए। अब आ गया तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। भाई इसको बड़े ध्यान समझिए, क्योंकि आप अगर आप अपनी बुक्स को खोल के इसके लॉ के बारे में पढ़ें डेफिनेशन तो समझ में कुछ नहीं आता है, इसलिए प्लीज़ इसको बड़े ध्यान से समझिए। इसमें है क्या, देखिए रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जब दो एलिमेंट, बड़ा ध्यान समझना, जब दो एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन, जब दो एलिमेंट एक तीसरे एलिमेंट से, तीसरा एलिमेंट की फिक्स अमाउंट कह सकते हो, या तीसरे एलिमेंट से जब रिएक्शन करते हैं, ओके, जब दो एलिमेंट, बड़ा ध्यान समझना, जब टू एलिमेंट्स एक थर्ड एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके दो कंपाउंड बनाते हैं और वे स्वयं भी बनाते हैं। देखिए जब दो एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से रिएक्शन करके मेथेन और वाटर बना रहे हैं, ओके, और स्वयं भी आपस में रिएक्शन करके CO2 बना रहे हैं। अब आप बड़े ध्यान से समझिए, CO2 में कौन सा रेशियो है, 12:16 2 32। देखो ना, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 32 है, तो दोनों में रेशियो क्या निकला, डिवाइड कर लीजिए 4 से 11, इसमें रेशियो आएगा 3:8, 4 3 12, 4 8 32। तो भाई जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके CO2 बना रहे हैं, उसमें कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 है। अब यही रेशियो या मिल जाए या इसका सिंपल रेशियो, कैसे, कार्बन और ऑक्सीजन जब दो एलिमेंट जब तीसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तब दो कंपाउंड बना रहे हैं मेथेन और वाटर। तो इनमें देखिए कार्बन हाइड्रोजन 12:4, इसमें 2:16। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अब यहाँ पे समझना, मैंने आपसे क्या कहा, जब दो एलिमेंट, अब देखिए जब दो एलिमेंट जो रिएक्शन कर रहे हैं वो जब तीसरे से रिएक्शन करेंगे, थर्ड से, और दो कंपाउंड बनाएंगे, उन दोनों कंपाउंड में वे दोनों एलिमेंट निकालो, कार्बन ऑक्सीजन, इसमें कार्बन है 12, ऑक्सीजन कितना है 16, 12:16 आ रहा है भाई, लेकिन 12:16 आ रहा है, यहाँ 12 कितना है 32 है, तो गड़बड़ कर गया। तो डेफिनेशन में ये होगा, जब दो एलिमेंट C और O, तीसरा एलिमेंट हाइड्रोजन की इक्वल अमाउंट से रिएक्शन करते हैं, मतलब कार्बन भी 4 ग्राम, यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने से कर रहा है, 2 ग्राम से कर रहा है, तो गलत हो गया। तो इसका मतलब हमें अगर 4 ग्राम से कर रहा है तो 4 ग्राम से ऑक्सीजन भी करना चाहिए, तो हमें भाई इसका डबल कर देना चाहिए, 4:32, डबल कर दिया। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनी भाई, कार्बन और ऑक्सीजन जब दो एलिमेंट तीसरे एलिमेंट की निश्चित अमाउंट से, फिक्स अमाउंट से, जब दो एलिमेंट कार्बन ऑक्सीजन जब तीसरे एलिमेंट की फिक्स अमाउंट से रिएक्शन करके जब दो कंपाउंड बनाते हैं, ओके, तो उनमें जो रेशियो होगा इन दोनों एलिमेंट का, वही रेशियो इन दोनों में भी होना चाहिए। देखिए यहाँ कार्बन 4 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, यहाँ ऑक्सीजन पहले 2 से कर रहा था, लेकिन अब हमने डबल कर दिया, 4 से कर दिया। अब इसमें हाइड्रोजन की अमाउंट फिक्स होगी, देखो हाइड्रोजन 4 ग्राम, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो गया 4 ग्राम, डबल कर दिया इसका हमने। तो अब कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 12:32, यहाँ पर क्या है 12:32। अब देखिए दोनों तरफ, यानी CO2 में जो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो है वो फिक्स है 3:8, और यहाँ पर भी कार्बन रेशियो का, ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, फिक्स है, ओके। अच्छा एक बात और समझिए, इसमें इस लॉ में थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूज़न आता है, और उस कन्फ्यूज़न का रीज़न हम आपको बता दें। उसका कन्फ्यूज़न का रीज़न इसलिए है क्यों, ये लॉ में रेसिप्रोकल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल नाम है। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, जैसे यह दूसरा लॉ समझ लीजिए, सल्फर, ये हाइड्रोजन, दूसरा मतलब एग्जाम्पल। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके वाटर बना रहे हैं और एक तीसरे एलिमेंट की फिक्स अमाउंट से रिएक्शन करके H2S और SO2 बना रहे हैं।
अब इसमें हाइड्रोजन सल्फर का रेशियो कितना है, 2:32। इसमें सल्फर है 32, वैसे भी सल्फर का 32, 16 2 जा 32। यहाँ वाटर ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:16। तो भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ 2:16 है, यहाँ हाइड्रोजन का और इसमें ऑक्सीजन का रेशियो निकालो 2:32 है। बड़े ध्यान से देखिए, इसमें हाइड्रोजन 2 ग्राम है और ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ इस वाले में ऑक्सीजन 32 ग्राम है। तो दोनों में देखिए कौन सा रेशियो आया, या तो सेम आए या दोनों में मल्टीपल प्रोपोर्शन, 16 दूनी 32, तो 1:2 आ गया। तो कहीं ना कहीं बात को समझने की कोशिश करो। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिए, जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं थर्ड एलिमेंट से, ठीक है, थर्ड एलिमेंट से रिएक्शन करते हैं, तो दो कंपाउंड बन गया H2S और SO2, और इसमें क्या है, आपस में रिएक्शन करके वाटर बना दिया। तो इसमें इन दोनों में, दोनों एलिमेंट का रेशियो 2:16 है। वही रेशियो मिल जाए इन दोनों में या सिंपल रेशियो मिल जाए। अब इन दोनों में देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 2:32। इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 दूनी 32 ग्राम ऑक्सीजन। अब ये है 2:16 और ये वाला, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:32 है। तो जो कि मैच नहीं कर रहा है, या तो मैच कर जाए, या इसमें मल्टीपल, इसमें क्या हो, मल्टीपल सिंपल रेशियो होना चाहिए। तो सिंपल रेशियो 16 बन जा 16, 16 2 जा 1:2 आ गया। तो इसमें देखिए दोनों में मतलब एक सिंपल रेशियो निकल के आ गया। तो ये हमारा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिए। मैं फिर एक बार और बता दे रहा हूँ इसको, क्योंकि ये लॉ को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कार्बन ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, CO2, लेकिन कार्बन एक तीसरे एलिमेंट से रिएक्शन करके मेथेन बना रहा है, ऑक्सीजन H से रिएक्शन करके वाटर बना रहा है। अब बताओ इसमें कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 12:32। या तो यही रेशियो निकल आए इन दोनों में, या सिंपल रेशियो निकले। अब इसमें कार्बन कितना है, 12, इसमें हाइड्रोजन 4, इसमें हाइड्रोजन 2 ग्राम और ये ऑक्सीजन 16 ग्राम। तो अब इसमें हाइड्रोजन कितना है, 4, और हाइड्रोजन नहीं, हमें क्या चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन कितना है, 12। इन देखो मेथेन में कार्बन है 12, हाइड्रोजन 4, और वाटर में हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 16। तो भाई यहाँ क्या है, कार्बन ऑक्सीजन। तो भाई यहाँ कार्बन, यहाँ पर कार्बन कितना है, 12 रेशियो ऑक्सीजन 16। यहाँ कितना है, 12 रेशियो 32। किसका रेशियो निकाल रहे, कार्बन ऑक्सीजन का। ये रेशियो कहाँ से आया, इन दोनों कंपाउंड का, इस कार्बन, इसका कार्बन और इसका ऑक्सीजन ले लिया। तो अब इसमें देखिए 12 12 सेम है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो इस तरीके से ये लॉ है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, फिफ्थ लॉ, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। फिफ्थ लॉ जो है उसमें, जो फिफ्थ लॉ है उसमें लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, और इसका दूसरा नाम है गैलू-साक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसे गैलू-साक का रूल भी कहते हैं। गैलू-साक का रूल क्या होता है, समझिए। व्हेन गैसियस रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज बियर ए सिंपल रेशियो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। भाई इसमें सिंपल रेशियो होना चाहिए वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। अगर आप ध्यान से देखें, H2 + Cl2, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलकर HCl बनाती है। तो इसमें आगे 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है। तो 1 वॉल्यूम इधर, 1 वॉल्यूम इधर, तो यहाँ कितना वॉल्यूम बन गया, 2 वॉल्यूम, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें रेशियो में क्या आया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में 1:2। ये वॉल्यूम है। जो नंबर ऑफ मोल्स लिखे होते हैं, आगे जो संख्या लिखी होती है किसी बैलेंस रिएक्शन में, उसमें जो उसे वॉल्यूम माना जाता है। तो कहा गया जब गैस, ये गैस है हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, जब रिएक्ट करेगी तो वो एक सिंपल रेशियो बनाए रखेगी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अब नाइट्रोजन गैस हैवर मेथड से अमोनिया बनाना है, तो नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बना रही है। तो इसमें क्या रेशियो है, ये ऐसे पूछा जाए गैलू-साक रूल के अकॉर्डिंग, इसमें क्या रेशियो है, कुछ नहीं। इसके आगे 1 मोल है, इसमें 3 मोल है, तो ये 1 वॉल्यूम, ये 3 वॉल्यूम। यहाँ 2 मोल हैं, तो ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जो आगे संख्या लिखी होती है, और ये हो गया 2 वॉल्यूम। तो यहाँ रेशियो क्या आया, 1:3:2। तो कोई भी रिएक्शन लिखी हो, लेकिन गैसियस स्टेट होनी चाहिए। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में हो तो उसमें जो संख्या लिखी हो उसे हम वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज आप लोगों ने ये पढ़ा, पूरा टॉपिक एक बार पूरा देख लीजिएगा।
हाँ स्टूडेंट्स, तो आज आप लोगों ने ये टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा, जो कि हमारे पास 5 लॉ हैं। इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स या उसे गैलुसाक लॉ भी कहते हैं। तो ये जो आपने टोटल 5 लॉज पढ़े हैं, तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो चुका है। आपको बताते हैं कि ये 11th क्लास में और 9th क्लास के स्टूडेंट दोनों के लिए काम में आ सकता है। 9th क्लास में ये 2 थे स्टार्टिंग में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। लेकिन लास्ट का जो लॉ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये जो लॉ है आपके 11th में है। तो टोटल ये हमारे 5 लॉ 11th में है। और इनको अगर आपको इन लॉ को आता है तो आपको इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आप लगा सकते हैं। इनके न्यूमेरिकल जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ इनका कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आनी चाहिए। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे नया टॉपिक। 11th क्लास के स्टूडेंट प्लीज़ कमेंट्स करिए, कोई प्रॉब्लम होती है और आप लोग जो है अच्छे से रिस्पॉन्स दीजिएगा, फिर मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।